हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक्स है जेनेटिक्स में जेनेटिक मटेरियल एंड न्यूक्लिक अम्ल एंड प्रूव एविडेंस ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। ओके, जैसा कि स्टूडेंट्स नेक्स्ट में सबसे पहले है जेनेटिक्स। ओके, जेनेटिक्स क्या है? प्रत्येक जीवों में पाए जाने वाले वे लक्षण जो उनके जनकों द्वारा उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं, उन्हें हम आनुवांशिकता कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है, जेनेटिक मटेरियल्स की खोज किसने की थी? जेनेटिक्स मटेरियल। ओके, जेनेटिक मटेरियल क्या है? यूकैरियोटिक सेल होती हैं, यूकैरियोटिक सेल। ओके, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ओके, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमैटिन थ्रेड होते हैं, क्रोमैटिन थ्रेड्स होते हैं। ये टूटते हैं तो क्रोमोसोम्स बनता है, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स बनते। क्रोमोसोम्स की खोज स्ट्रास बर्गर ने 1887 में खोज किया और क्रोमोसोम्स नाम क्रोमोसोम्स नेम वाल्डेयर ने 1888 में दिया। इन क्रोमोसोम्स को जेनेटिक वेक्टर्स आनुवांशिक वाहक कहते हैं। ओके, आनुवांशिक वाहक कहते हैं। इस जेनेटिक वेक्टर में क्रोमोसोम्स में डीएनए पाया जाता है। ओके, डीएनए क्या है? डीएनए एक जेनेटिक्स मटेरियल होता है, मटेरियल्स। ओके, इतना क्लियर कर लो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मैं फिर इसको समझाता हूं क्या है। तो सबसे पहले यूकैरियोटिक कोशिकाएं जिसमें केंद्रक प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोप्लास्ट केंद्रक होता है, उसमें क्रोमैटिन धागे होते हैं। क्रोमैटिन धागे टूटते हैं तो गुणसूत्र बनते हैं। गुणसूत्र की खोज स्ट्रासबर्गर ने 1887 में की है और क्रोमोसोम्स नाम वाल्डेयर ने 1888 में दिए, जिन्हें आनुवांशिक वाहक कहते हैं। इस आनुवांशिक वाहक के अंदर डीएनए पाया जाता है। डीएनए को आनुवांशिक मटेरियल कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट में आता है जेनेटिक मटेरियल में क्या होते हैं। इस जेनेटिक मटेरियल में जो क्रोमोसोम्स बने होते हैं, प्रोटीन जो होता है वो मुख्य रूप से 60% होती है और न्यूक्लियन जो होता है वो 40% होता है। यानी गुणसूत्र जो बने होते हैं वो न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द न्यूक्लियन क्या है। ओके स्टूडेंट्स, पहले इसको नोट कर लीजिए कि क्या है, फिर इसके बाद नेक्स्ट में जेनेटिक्स में आते हैं कि जेनेटिक्स न्यूक्लियन क्या है। ओके, नोट कर लिया। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट में ओके न्यूक्लियन में आते हैं। न्यूक्लियन ओके,
स्वीडन के बायोकेमिस्ट्री फ्रीडरिक माइखर ने 1869 में पस कोशिकाओं में, पस सेल्स में एक रासायनिक पदार्थ देखा। ये रासायनिक पदार्थ में क्या था, जिसमें ये एक रासायनिक पदार्थ था, इस पदार्थ में फास्फोरस की मात्रा अधिक थी और सल्फर की मात्रा नहीं थी। ठीक है, यह सल्फर की मात्रा अधिक होती तो प्रोटीन होती, फास्फोरस की मात्रा नहीं है, इसलिए ये डीएनए हो ही नहीं सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि यदि इसके अंदर न्यूक्लियन पदार्थ है तो इन्होंने क्या किया, इसमें फास्फोरस की मात्रा होने के कारण और सल्फर की मात्रा कम होने के कारण इन्होंने इसका नाम न्यूक्लियन रख दिया। न्यूक्लियन अम्लीय बेस के आधार पर इसका अध्ययन किया गया, तो ये आगे जाके इसे इस न्यूक्लियन को न्यूक्लिक एसिड रख दिया। ओके, उसी समय क्या किया, कोशेल नामक साइंटिस्ट ने 1893 में इसके रासायनिक संगठन यानी इसके केमिकल रिएक्शन ऑर्गेनाइजेशन का अध्ययन किया। अध्ययन करके इन्होंने ये बताया और इस खोज के लिए इन्हें 1910 में नोबेल प्राइज दिया गया। ओके, इन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को बताया कि ये मुख्य रूप से क्या होता है, बेटा इतना नोट कर लीजिए कि इसको इन्होंने न्यूक्लिक अम्ल दिया। ओके, न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं। ये न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, पहला डीएनए होता है, ओके, दूसरा आरएनए होता है। डीएनए को डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, आरएनए को राइबो न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। ये न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियस में पाया जाता है और आरएनए जो होता है ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि ये उपस्थित यहाँ पे होते हैं। डीएनए क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम अध्ययन करते हैं। ओके, तो अब इसके बारे में देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर बातें और स्टडी करते हैं। तो नोट कर लिया, इस न्यूक्लिक मटेरियल का अध्ययन करने के पश्चात अब क्वेश्चन हमारे पास आता है, सिद्ध करिए डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, एविडेंस ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, फर्स्ट टाइम में इन्होंने ग्रिफिथ का प्रयोग किया। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए। ओके, अब इस जेनेटिक मटेरियल के बारे में जब इन्होंने किया तो इन्होंने प्रूव किया। इन्होंने फर्स्ट टाइम में एक क्या किया, एक बैक्टीरिया लिया जिसे हम निमोनिया बैक्टीरिया कहते हैं, निमोनिया बैक्टीरिया। ओके, जिसका नाम होता है डिप्लोकोकस निमोनियाई। ओके, इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो प्रकार के स्वस्थ चूहे लिए। इन्होंने इसके लिए क्या किया, नंबर 1
दो प्रकार के श्वसन, एस थर्ड, दूसरा आर सेकेंड। एस थर्ड को इन्होंने वायरलेंट स्ट्रेन और दूसरे की इन्होंने लिया नॉन वायरलेंट स्ट्रेन। ओके, अब इन्होंने कहा कि इस प्रकार के इन्होंने जो बैक्टीरिया लिए तो उसमें देखा कि ये इस प्रकार के जीवाणु होते हैं जो चूहों के अंदर प्रवेश करने पर उनके शरीर में एक प्रकार का चमकीला प्रोटीन का आवरण बना लेते हैं, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। जबकि आर प्रकार के इस ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनका शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब क्वेश्चन आता है, इस प्रकार के बैक्टीरिया में क्या होते हैं? एस थर्ड ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर प्रवेश होने के बाद में स्वस्थ चूहा पूर्ण रूप से संक्रमित हो जाता है और ऐसे चूहों की मृत्यु हो जाती है। यानी इसके अंदर आर रैट्स इन्फेक्टेड हो जाते हैं और इनकी डेथ हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। जबकि आर सेकेंड वाले के अंदर इस प्रवेश कराने पर नॉन वायलेंट में ऐसे चूहों की में कोई इन्फेक्टेड नहीं होता है, नॉन इन्फेक्टेड निमोनिया। ओके, और ये लिविंग पॉइंट में पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इसको नोट कर लीजिए कि ऐसे इस प्रकार के बैक्टीरिया को हम स्टडी करते हैं तो क्या होता है, इस प्रकार के बैक्टीरिया को जब हम एक स्वस्थ चूहे के अंदर इन्फेक्ट कराते हैं, आरएटी रैट, तो इस प्रकार के एस थर्ड को जब हम क्या करते हैं, एक चूहे के अंदर इन्फेक्ट कराते हैं तो उनके अंदर क्या होते हैं, जो एस थर्ड होते हैं, रैट की डेथ। ठीक है, आर इज रैट इज एस थर्ड होते हैं। ओके, आते हैं लिविंग होते हैं। ओके, यदि इसके संक्रमण को हम इसके साथ कराते हैं तो एस आर संक्रमित चूहे इन्फेक्टेड हो जाएंगे, और इनकी डेथ हो जाएगी। किंतु आर वाले चूहे का डीएनए इसके अंदर कराते हैं, इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इससे ये सिद्ध होता है जो इस प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं वो पारगमित हो जाते हैं, जबकि आर प्रकार के बैक्टीरिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि हम इस प्रकार के बैक्टीरिया को 60 डिग्री टेम्परेचर में हीट कर देते हैं तो जो निमोनिया वाले लक्षण होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, उन्हें हम बचा सकते हैं। ओके, इससे सिद्ध होता है डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। ओके, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, नेक्स्ट है लाइक करिए और शेयर करिए। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।